Hi guys, how are you? I am back with a new video. The topic is importance of agriculture sector and the point is their professionalism from the A. Hamish Shahir book. The agriculture sector, the greatest gift of nature, possesses greater professionalism to explore. This means that ये agriculture sector है वो कुदरत का एक बहुत बड़ा जो है वो तोहफा है हमारे लिए। क्यों है? देखिए हम एग्रीकल्चर से हम क्या उगाते हैं, वीट राइस वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स। अगर हम इनको ये अच्छे तरीके से अगर हम इनको ये अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए इनको पूरी ईमानदारी ऑनेस्टी एंड बिल बोर्ड के साथ हम बाहर की कंट्रीज़ में सेल करते देन हम जो हमारा आउटपुट होगा हमारी कंट्री का, जो हमारा बैंक ऑफ पंजाब होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा, उसमें ज़्यादा पेमेंट आएगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए 90s अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 90s to 91 नेशनल yield of wheat was 1841 kg per acre which is far below the production yield which has been estimated 6425 kg per acre. This means that कि 90s to 91 में ये जो गंदम मीट मीन्स टू गंदम उसकी उन्होंने कहा था कि जो कौमी पैदावार होती है वो 1841 पर एकड़ यानी कि 1 एकड़ से 1841 इनको जो हासिल होगी। लेकिन जो वो अब इन्होंने कितना एस्टिमेट लगाया था, हमारी जो भी इस वक्त काम कर रहे थे 90s to 91 इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 6425 जो है वो एक एकड़ ज़मीन से इतनी वो गंदम हासिल कर। लेकिन टोटल जब आउटपुट हुई तो पता लगा कि 1841 का। अभी देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 6 है और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है, तो इतनी लो जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हुई वीट की। उसके बाद देखिए कि शुगर कैन के केस में अगेन इन द केस ऑफ शुगर कैन पोटेशियम इज एस्टिमेटेड 2585 kg per acre while the actual production of sugar cane 90s was 4700 kg per acre। अब ये देखिए 90s to 91 में उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि जो शुगर कैन है, जो गन्ना वो बनाते हैं जिससे चीनी बनती है और बहुत सारी उसमें यूज़ होता है, कि वो 2583 जो है वो पैदा हो गया। लेकिन जब उन्होंने बीज बोया, फसल उगी और एंड पे जो सारा कुछ हुआ तो एंड पे जो आया था वो 4700 था। ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अब ये देखें हमने पढ़ा था कि पॉइंट हमने आगे हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स में कि जो करप्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होती है। तो जो बड़े वडेरे होते हैं उनको ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइज़र सीड्स वगैरह मिल जाती हैं और जो छोटे किसान होते हैं उनको नहीं मिलती। उसके अलावा बहुत सी फैक्टर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए देन कितना सच अ बिग डिफरेंस इन बोथ वैल्यूज़। सच अ बिग डिस्परेंसी इन पोटेशियम एंड एक्चुअल एग्रीकल्चर आउटपुट शोज दैट विद द better organization and management of agriculture sector, large adoption of techniques, there is a scope of greater increase in agriculture output thus meeting requirement of rising population। अब उसने कहा है कि ये जो इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है, जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था 6000 का और जो कितना आया है 1041 का, तो कहते हैं इतनी ज़्यादा डिफरेंस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम क्या इसके लिए। उसने कहा है कि हम ये इसको जो आउटपुट आती है हम उसको बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कि एक अच्छी हमारे पास इदारा हो, जिस तरह के बीकर हाउस इज़ वन ऑफ फर्स्ट ऑफ द वन प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान। उसके बाद देन उसने कहा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में मैनेजमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के बनने से लेकर ना और अब तक पाकिस्तान में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तो इंडिया हमारे से आगे जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लार्ज स्केल टेक्नोलॉजीज़ की अडॉप्टेशन नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें कि जो स्विमिंग है, जो बोविंग है, उसके अलावा बहुत सी मशीनरी जो यूज़ होते हैं। अब जो सेम हम जो अर्थ है, सेम हम जो एकड़ ज़मीन है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे यूएस वाली साइड पे, यूएस में और हम। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो है आउटपुट ज़्यादा तो हमारी कम होती है क्योंकि वो मशीनरी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो एक ज़मीन है उसको बार बार यूटिलाइज बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन रेस्ट में नहीं होती। अब एक इंसान है वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, 24 घंटे काम करेगा तो 48 घंटे रेस्ट करेगा। अब ये ज़मीन को थॉरली यूज़ करते हैं देन वो इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं देती। तो उसने कहा कि अगर हम ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट में इंक्रीज़ होगा और ये जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। एक तो मुझे समझ नहीं आती है राइजिंग पॉपुलेशन का रोना पाकिस्तान वालों को क्यों पड़ा हुआ है। जब अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, सबका रिज्क मुकर्रर किया है, तो इन लोगों ने हमें बहबूदे पालसी बनाई हुई है। असल में अंग्रेज़ चाहते हैं कि जितने मुसलमान होंगे वो कम होंगे, उनको हम एक दफ़ा ख़त्म करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें। तो ये राइजिंग पॉपुलेशन के मैं तो जो ये है बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। आप ने फरमाया है कि अपनी तादाद ज़्यादा करो ताकि हम काफ़िले के मुकाबले में ज़्यादा हों। तो ये जी आबादी कम करें, वो वहाँ पे ये देखें
ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे इस बात के लिए। वहाँ पे यहाँ पे हमारे यहाँ हलाल औलाद पैदा होती है, तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा करते हैं जी पॉपुलेशन कम करें, और वहाँ पे हराम औलाद पैदा होती है, वहाँ पे इनको पता ही नहीं कि बच्चे कम करने हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको पैदा करना है उसका रिज़्क भी मुकर्रर करना है, ये फ़िक्र ना करें। तो ये राइजिंग पॉपुलेशन के का जो कंसेप्ट है इसको ख़त्म करें। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, व्हाट इज़ द व्यू अबाउट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म? There has been a view that terms of trade have a tendency to move against agriculture sector. Prices of agriculture sector go on falling while the prices of industry and on and rising. कह रहे हैं कि अब ट्रेड में एक बात देखने में आई है, और ट्रेड किसकी है? थिंग्स की है, मीन्स टू से ऑयल, इक्विपमेंट्स and other machinery. Then on the other side trade and the agriculture are on the war side. दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अभी ये पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज़ हैं, जो सीड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो बहुत सी मशीनें हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं, और इंडस्ट्रियल की जो चीज़ें हैं उनकी वो ज़्यादा हो रही हैं, बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है वो क्या रोटी से ज़िंदा रहेगी, वो एक मशीन से ज़िंदा नहीं रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, तो वी नीड टू फर्स्ट यूटिलाइज एंड प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट ऑन द इंडस्ट्रियल साइड, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज मोर देन इलिटरेट देन द एजुकेटेड पॉपुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज but nowadays because of surging increased population of the world, demand of agricultural goods including crops, horticulture, livestock, forestry, everything is rapidly increasing. अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है, तो लोग क्या चाहते हैं कि उनके पास खाने के लिए चीज़ें हों, उनके पास माल में वेशी हो, लाइफ स्टॉक कहते हैं जो हम घर में जानवर पालते हैं, मछली, उनके पास पौधे वगैरह हों, क्योंकि वहाँ से वेजिटेबल्स फ्रूट्स आएंगे, और मछली वगैरह हो, क्योंकि अगर हम जो है वो इन चीज़ों को खाएंगे, ना कि इक्विपमेंट्स को। इन कमिंग फ्यूचर डिमांड फॉर दी एग्रीकल्चर गुड्स लाइक टू कम डाउन। अब वो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर आ रहा है, जैसे कि अब ये देखिए चावल 230 250 रुपये किलो है, तो फ्यूचर में एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं होंगी बल्कि ज़्यादा ही होंगी। और जो फूड स्टफ़ है, वो जिस तरह के फूड स्टफ़ है, ये लगा लें आप ऑयल है, तो वो कह रहे हैं कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, दुनिया की जो इस सियासत है, वो क्या करी, ऑयल को एक हथियार के तौर पर यूज़ करें। क्योंकि ये देखें, एक होता है दूसरा ऑयल जो कि मशीनरी वगैरह में यूज़ होता है, और एक ऑयल होता है जो हम आम रूटीन में हंडिया में यूज़ करते हैं। तो उस हंडिया वाले ऑयल की ये बात कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो कंट्री एग्रीकल्चर में और इससे रिलेटेड फील्ड्स जो होंगी उनमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, वो अपना काम खुद कर सकेगी, तो वो इस बात की ज़मानत होगी कि वो अपनी जो कंट्री है, अपनी जो लोग हैं, उनका वो फूड सिक्योरिटी फ्राहम करे। अब यहाँ पे हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, आधा आटा आवाम को देते हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा खुद ले जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई। जो पॉइंट ना समझ आया उसमें देन आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो प्रॉब्लम्स क्लियर करूँगी। गॉड ब्लेस यू, आर ब्लेसिंग लाइफ, आमीन।